जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इसमें भी क्लास 8 की भूगोल की एनसीईआरटी चल रही है और उस पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास। और इसमें भी हम तीसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने तीसरे चैप्टर को, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो आज हम शुरू करेंगे खनिज और शक्ति संसाधन के चैप्टर को। सबसे पहली बात आती है कि खनिज क्या है। पहली बात यही आती है कि खनिज क्या है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसे ही आप खनिज कहते हो। यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसे आप खनिज कहते हो। खनिज सभी स्थानों पर सामान्य रूप से नहीं पाए जाते। ठीक, हर जगह पे हर खनिज नहीं पाया जाएगा। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष प्रकार की चट्टानों में होते हैं। वो कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। कुछ खनिज ऐसे हैं जो दुर्गम इलाकों में पाए जाते हैं, जहां पे हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, जैसे कि आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका में। ये दो ऐसी जगह है जहां हम आसानी से नहीं पहुंच सकते। देखिए यहां लिखा है, क्या आप जानते हैं? तो आपके भोजन में जो नमक है और आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट है, वो भी क्या है? खनिज ही है। आगे बढ़ते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ठीक, तो जो भी खनिज निर्मित होते हैं वो अलग अलग दशा में, अलग अलग भूवैज्ञानिक परिवेश में बनते हैं। जैसे आप कोयले को ले लीजिए, तो कोयला एक निश्चित ताप और दाब पर बनता है, लेकिन ताप और दाब बढ़ा दिया जाए उसी कोयले पे तो वो पेट्रोलियम बन जाता है। और फिर और उस पेट्रोलियम पर और ताप और दाब बढ़ा दिया जाए तो वो प्राकृतिक गैस बन जाता है। ठीक, तो अलग अलग परिवेश में ये बनते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, यानी इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों जैसे विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। तो अलग अलग खनिजों के अलग अलग रंग होते हैं, उनका अलग अलग घनत्व होता है, वो अलग अलग कठोरता रखते हैं, उनके अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं और इन्हीं आधार पर हम एक खनिज को दूसरे खनिज से अलग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खनिजों के प्रकार। अब खनिजों के प्रकार को देखने से पहले क्या आप जानते हैं, ये देख लेते हैं। सेल यानी कि चट्टान खनिज अवयव के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। अब देखिए जैसे तत्व, अब देखिए तत्व से मिलके बना खनिज। ठीक, और खनिजों से मिलके बनता है सेल या चट्टान। ठीक, तो पहले तत्व, ढेर सारे तत्वों से मिलके बन गया खनिज, और खनिजों के अनेक खनिजों के समूह को ही क्या कहते हो आप? चट्टान कहते हो। बात क्लियर? सेल जिससे खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। बेसिकली जब खनिजों का हम खनन करते हैं तो उसमें ढेर प्रकार की और भी अशुद्धियां होती हैं, तो सभी को एक साथ अयस्क कह दिया जाता है। और उस अयस्क में से जो विशेष खनिज जैसे लोहा, पेट्रोलियम, वो हम अलग करते हैं। ठीक, यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। तो खनिजों की पहचान तो 2800 की गई है, लेकिन केवल 100 अयस्क ऐसे हैं जिसमें खनिज माने जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खनिजों के प्रकार। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इस पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है या बांटा जाता है। इसका मतलब हो गया, धातु जिसमें है
उसे धात्विक खनिज कहेंगे, और जिसमें धातु नहीं है उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक, अब देखिए खनिज के दो प्रकार यहाँ बताया गया, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज में भी दो प्रकार के खनिज, एक लौह और एक अलौह। यानी धात्विक खनिज में जिसमें लोहा पाया जाता है उसे लौह खनिज कहा जाता है, लौह धात्विक खनिज कहा जाता है, और जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है उसे अलौह धात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो उष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, यानी उष्मा और विद्युत उससे प्रवाहित हो पाती है। ठीक, उसका कुचालक नहीं होती आमतौर पे, और जिनमें विद्युति या चमक की विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी धातुओं में चमक की भी एक विशेषता पाई जाती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धातु के उदाहरण है जैसे लौह, बॉक्साइट खनिज, ये धातु के उदाहरण है। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, जिसमें लोहा पाया जाता है लौह धात्विक खनिज, और जिसमें लोहा नहीं पाया जाता अधात्विक खनिज कहा जाता है, अलौह धात्विक खनिज कहा जाता है। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। ठीक, यानी मैग्नीज और क्रोमाइट भी लौह धातु खनिज हैं। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। ठीक, तो अलौह धातु खनिज में लोहा नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, इसमें लोहा नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं। अधात्विक खनिज में देखिए, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। ठीक, इसीलिए तो अधात्विक कहा गया। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, ये सारे क्या हैं? अधात्विक खनिज हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी क्या है? अधात्विक खनिजें हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, यानी निकाला जाता है। खनिजों का निष्कर्षण यहाँ चार्ट बना के दिया गया है, खनन, प्रवेधन और आखनन। और खनन में भी दो बात, विवृत खनन और कूपकी खनन, और एक एक करके हम इन सब के बारे में आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। तो पृथ्वी के अंदर शैलों में या चट्टानों में जो खनिज है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हो आप? खनन कहते हो। खनिज जो कम गहराई में स्थित है, यानी बहुत अंदर गहराई में नहीं है, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। ऊपरी सतह जो खनिज बहुत गहराई में नहीं है, ऊपरी सतह हटा दिया जाए तो वो बाहर आ जाएंगे और उसे हम निकाल लेंगे, तो इसे ही विवृत खनन कहा जाता है। ठीक, तो जो खनिज बहुत अंदर गहराई में नहीं है उन्हें ऊपरी सतह को हटा के बाहर निकाला जाता है, तो इस प्रकार के खनन को विवृत खनन कहा जाता है। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिजों के निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं और इसे कूपकी खनन कहते हैं। अब देखिए, जो खनिज बहुत गहराई में है उसमें कुएं जैसा, सुरंग जैसी स्थिति बना के वहां से निकाला जाता है उस खनिज को। ठीक, तो इस प्रकार का जब खनन किया जाता है तो उसे कूपकी खनन कहा जाता है। ठीक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। ठीक, तो पेट्रोलियम गैस निकालने के लिए पहले कुएं बनाए जाते हैं। ठीक, और उस कुओं में मशीन डालकर टेक्नोलॉजी से उसे बाहर निकाला जाता है। ठीक, तो चूंकि कुआं बनाया जाता है इसलिए इसे कहा जाता है प्रवेधन। कुआं बना के किया जाता है, उसे कहा जाता है प्रवेधन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है
उसे कहा जाता है आखनन। ठीक, चलिए अब देखिए यहां है, क्या आप जानते हैं, आप सैलों को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, तो बता सकते हैं कि अगर सेल को देखेंगे तो आप बता देंगे ये इसमें तांबा है। तो कैसे? चट्टानों को देख के ही बता देंगे कि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। यानी चट्टान अगर नीला है तो आप बता देंगे भाई इसमें तांबा है। ठीक, क्योंकि तांबे की उपस्थिति के कारण चट्टान का रंग नीला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खनिजों के वितरण की बात की जाए, कहाँ कहाँ खनिज पाए जाते हैं विश्व स्तर पे, किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो इस पे अब डिस्कस किया जाए। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय चट्टानों में, कुछ कायांतरित चट्टानों में और कुछ अवसादी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। आप जानते हो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी प्रकार की चट्टानें, और इन्हीं में खनिज पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज, अब बात आती है धात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित प्रकार की चट्टानों में, आग्नेय और कायांतरित प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, और इन्हीं चट्टानों से आप आमतौर पर देखो कि पठारों का निर्माण हुआ है। उत्तरी स्वीडन में, अब ध्यान रखिए, अब देश का नाम दे रहा है, और देश स्वीडन देश का नाम है, उसके उत्तरी भाग में, तो उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो जो कि कनाडा में है, में तांबा और निकेल के निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। तो अब देखिए, लौह अयस्क, तांबा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, ये सारे किसमें पाए जाते हैं? आग्नेय और कायांतरित प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर इधर खनिज दे दिया कि ये खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाएंगे, तो आप बता सकते हो कि लौह अयस्क हो, चाहे तांबा हो, निकिल हो, प्लेटिनम हो, क्रोमाइट हो, ये सब कहाँ पाए जाएंगे? आमतौर पे आग्नेय और कायांतरित प्रकार की चट्टानों में। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो अवसादी प्रकार के चट्टानों में आमतौर पर चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेकस पर्वतीय प्रदेश में चूना पत्थर का निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज का निक्षेप, अल्जीरिया में फास्फेट का निक्षेप, इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी अगर हम अवसादी चट्टानों की बात करें तो अवसादी चट्टान में चूना पत्थर, उसके बाद फास्फेट, उसके बाद मैग्नीज पाए जाते हैं। इसके खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में ही पाए जाते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी प्रकार के चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा, क्या आप जानते हैं? तो एशिया में, यूरोप में कौन कौन से खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं, उनके बारे में देखने से पहले हम देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं? देखिए, स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। तो आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में वो कौन सा देश है जिसमें कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, तो वो देश कौन सा बनेगा? स्विट्जरलैंड। ठीक, चलिए अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। तो एशिया महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं।
कौन? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा, इनके भी निक्षेप एशिया में हैं। अब आगे बढ़ते हैं यूरोप की ओर। देखिए, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। यानी रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निक्षेप है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल का जो निक्षेप है यूरोपीय देशों में, वो पूर्वी यूरोपीय देशों में है और साथ में ही रसिया में है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका में खनिज कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से पाए जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में खनिज के निक्षेप 3 क्षेत्रों में स्थित हैं। पहला, ग्रेट लेक के उत्तर में। आप जानते हो ग्रेट लेक जो है यूएसए और कनाडा दोनों में 5 झीलों का एक समूह है। ठीक, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, इन पांचों को एक साथ मिला के ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ठीक, तो ग्रेट लेक्स के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 जो क्षेत्र है उनमें से एक क्षेत्र है ग्रेट लेक्स के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वतीय श्रृंखलाएं। ठीक, तो 3 क्षेत्र हो गए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जहां खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में किया जाता है। ठीक, यानी लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में है। अब देखिए, कोयला अपलेशियन प्रदेश में होता है। तो उत्तरी अमेरिका में कोयला मुख्यतः कहां मिलता है? अपलेशियन प्रदेश में। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। तो उत्तरी अमेरिका के जो 3 क्षेत्र हैं खनिजों के रूप में महत्वपूर्ण, वो क्षेत्र और आप खनिज कौन कौन से पाए हैं देखें आप। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से और कहां कहां खनिज पाए जाते हैं? तो ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देश है। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ब्राजील उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली, पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। चिली और पेरू में तांबे का बड़ा निक्षेप है। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। तो ब्राजील और बोलीविया में टिन बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल की जहां तक बात है तो दक्षिणी अमेरिका में खनिज तेल वेनेजुएला देश में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में और कोलंबिया में पाया जाता है। मुख्यतः खनिज तेल कहां पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। तो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में। चलिए अब यहां एक चीज देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं में? देखिए, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। सॉरी, विश्व की प्राचीनतम शैली, विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानें जो हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं।
वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं। यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं जो कि 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात ही ये चट्टान और बन गए हैं और इसी में पाया जाता है हरा हीरा। बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगले महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप की ओर, और देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कहां और कौन से खनिज पाए जाते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका महाद्वीप ही है। हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका महाद्वीप है और तीनों महंगे धातु, महंगी चीजें हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, एक देश है जिम्बाब्वे और एक देश है जायरे रिपब्लिक। तो ये सोने का बड़े उत्पादक हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल, खनिज तेल की बात की जा रही है। तेल नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। तो तेल के लिए अफ्रीका महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र देश हैं वो है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह यानी ऑस्ट्रेलिया सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, निकेल का अग्रणी उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। यानी तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाडी, ठीक, तो कालगुरली और कुलगाडी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। तो ध्यान रखिएगा आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कुलगाडी जो क्षेत्र है सोने के लिए बहुत ही, सोना मतलब रात में सोने वाला नहीं, गोल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अंटार्कटिका। ठीक, अंटार्कटिका में वैसे तो खनिज निकालना टफ होगा क्योंकि पहुंचना ही टफ होता है, अब पूरा बर्फ से जमा हुआ वो एरिया है, लेकिन फिर भी अनुमान तो लगाया गया है खनिज यहाँ पाए जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से संभवतः विशाल, यानी ये अलग पार्ट है, पूर्वानुमान से अधिक विशाल खनिज निक्षेप अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। तो विभिन्न खनिज निक्षेपों के लिए अंटार्कटिका भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। यानी यहाँ पे बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, अनुमान से भी अधिक है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयला, ठीक, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयला पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहा का बड़ी मात्रा में निक्षेप का अनुमान व्यक्त किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल, खनिज तेल के भी वाणिज्यिक मात्रा में या बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के अनुमान यहां लगाए गए हैं। आगे देखते हैं अब खनिजों का उपयोग। तो आप जानते हो अलग अलग खनिजों का अलग अलग उपयोग है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। ठीक, आप देखिए हमारे ताजमहल, जो हमारे देश में ताजमहल, वहां भी रत्न जड़ा गया था। वो तो अलग बात है कि फूलों में जो रत्न जड़ा गया था, नक्काशी की गई थी, वो निकाल ले गए हैं, लेकिन फिर भी लगाया तो गया था। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबे के तार भी बनाए जाते हैं। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन
कंप्यूटर उद्योग में जो सिलिकॉन प्रयुक्त होता है वो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो सिलिकॉन यूज किया जाता है वो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है। अब बात आती है खनिजों के संरक्षण की। देखिए, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब ये हो गया कि ये जल्दी से इनका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, ये हजारों लाखों साल में बनते हैं। और एक व्यक्ति का जो जीवन काल है अधिक से अधिक 100 साल, सामान्य रूप से तो देखा जाए 60 से 80 साल ही होता है, और ये लाखों साल लग जाते हैं इनको बनने में। इसलिए क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है जिसका तुरंत पुनर्निर्माण या जल्दी पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। जितने तेज मानव इसका उपभोग करता है उसकी कई गुना अधिक समय में ये खनिज बनते हैं। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना, खनन की प्रक्रिया में जो जो खनिज बर्बाद हो जाते हैं तो वो घटाना, कि खनिज कम से कम खनन की प्रक्रिया में बर्बाद हो, आवश्यक है। ठीक, अब क्यों आवश्यक है भाई? अगर खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को बचाओगे तो हमको अधिक से अधिक खनिज हमको मिल पाएंगे। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। मान लीजिए हम कोई धातु का सामान बनाए, अब कुछ समय बाद उस धातु के सामान का हमको उपयोग नहीं है तो हम उसे फेंक देते हैं। हम उसको फेंकने की बजाय उसका पुनर्चक्रण करके दोबारा उपयोग में लेते आए तो हमें नए खनिज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी पुराने खनिज से हमारे लिए नया सामान उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, तो इससे खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। दो चीजें हो गई, एक तो धातुओं का पुनर्चक्रण किया जाए और दूसरा खनन के समय जो खनिज बर्बाद हो जाते हैं उस बर्बादी को रोकने का प्रयास किया जाए। अब आता है शक्ति संसाधन। ठीक, अब शक्ति संसाधन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके सामने आएंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो सके, सफल हो सके और इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। जय हिंद।